तो हमको क्या डिफाइन करना है? आज कंडीशनल कैलकुलेशन डिफाइन करना है कि हम कंडीशंस के बेस पे कैलकुलेशन कर सकें। हाँ बोलिए। हाँ, कंडीशन के बेस पे हम कैलकुलेशन करें। जैसे कि हमारा एक फंक्शन होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे आज। सम इफ कंडीशनल फंक्शंस। तो सम इफ क्या होता है? एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रखा, ठीक है? मैंने डेटा रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, वो एक तरह से जो किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया से, कंडीशन से या नंबर से ज्यादा हो तो उसके टोटल निकाले इनके रेंज में, ठीक है? जैसे दो से ज्यादा नंबर्स को जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो, वो ऐड हो, ठीक? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल सम, और सम इफ, सॉरी, सम, यहाँ पे मैं 200 से 200, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक? उसके बाद कॉमा, एंड देन डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन, ठीक? डबल कोटेशन क्लोज इस कंडीशन। तो ये समिट है। तो देखो ये समिट है आपका 200 से जो ज्यादा है उसके यहाँ पे एडिशन है। तो 200 से ज्यादा कौन कौन से नंबर है? ये है, ठीक? ये है, ठीक है, ये है, और ये है। तो इनका टोटल एक्चुअल में देखेंगे क्या है? 1675 आ रहा है, और यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक? अब मैं कहूँ कि जो लेस देन 200 से लेस देन है, तो 200 से लेस देन का हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 129। एक्चुअल में हम सेलेक्ट करके चेक कर लें तो यहाँ पे 129, ठीक है, ये आ गया। तो ये कंडीशनल बेस्ड है। हम और भी तरीके से इसमें कंडीशंस लगा सकते हैं, ये शॉर्टकट होता है। तो ये पहला, अगर आपके पास एक क्राइटेरिया है, मतलब एक ही वैल्यू में उसी में चेक करना है और उसी को ऐड करना है, तो उसके लिए होता है, ठीक है? तो इसमें हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है? अगर मान लो किसी वैल्यू को, अगर मान लो एक वेरिएबल है, मैंने लिख दिया यहाँ पे लेस देन, ठीक? तो लेस देन मैंने लिख दिया 100, उनका निकालना, ठीक? तो ये वैल्यू निकालना। अब मुझे वहां पे जो वैल्यू है, जो मैंने मैंने डाला है, इसको हटाना है, ठीक? क्योंकि अभी इस सेल को सेलेक्ट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेस देन यहाँ पे डिफाइन करूंगा, और यहाँ पे इस सेल को ज्वाइन करूंगा। तो मैं लिखूंगा एम परसेंट। तो एम परसेंट क्या होता है? ज्वाइन करने के लिए, जैसे प्लस का यूज, ठीक है? उस स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में हम इस वैल्यू को ज्वाइन करेंगे इस टेक्स्ट में, ठीक है? देन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? लेस देन 100, और यहाँ पे अगर मैं कहूँ लेस देन 300, तो क्या बढ़ गया? तो लेस देन 300 कौन है? ये है, ये है, ये रहा आपका, ये रहा, और ठीक है। तो कितना है? 363, ये आ गया, ठीक है? तो अब मैं इसमें चेंज करूंगा, अब उसमें क्या होगा? ऑटोमेटिक वैल्यू को कैलकुलेट करता रहेगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप डायनेमिक वैल्यू कैसे सेट कर सकते हो, तो डायनेमिक वैल्यू मतलब किसी सेल को सेलेक्ट कर लो, या आप उसके अंदर डायरेक्टली, मैंने जो वैल्यू स्टार्टिंग में दिया था 200, उस तरीके से भी आप दे सकते हो, ठीक है? तो ये पहला एग्जांपल है आपका इसका कंडीशनल एडिंग का, कि हम लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से कंडीशनल एडिंग कर सकते हैं। हम्म, दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और दोनों तरीके में यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि जब हम सेल में लिखते हैं और उसको अटैच करते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये होता है कि अब आपको बार बार फार्मूले में चेंजेस नहीं करने हैं, बस सेल में आपको इनपुट कर देना है, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है? इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। तो ये तरीका है आपका डिफाइन करने का। फिर अब आते हैं, जैसे अब मान लो ये हमारे पास इधर प्रोडक्ट है, एक नया सीट में बना लेता हूँ, और उसमें लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे ऑरेंज, इसको ऑटो फिल करते हैं, एप्पल,
दो तीन प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखते हैं, फिर रिपीट भी कर देते हैं यहाँ पे। मान लो ये सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग, कौन कौन सा प्रोडक्ट सेल हुआ है और कितने अमाउंट का सेल हुआ है, तो मैंने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रैंडम नंबर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे इक्वल, अब मैनुअली लिखना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे रो, कितने रो, 10 रो है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम एक है, मिनिमम मैं दे देता हूँ, मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होगी 400 से, ठीक है। और मैक्सिमम मैंने दे दिया 5000 का, ठीक है। और इंटीजर वैल्यू लेना, तो मुझे डेसिमल वैल्यू भी लेना है, तो डेसिमल वैल्यू पॉइंट्स वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लूंगा, पेस्ट एज वैल्यूज भी कर लूंगा इसी पे, पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसका डेसिमल पोर्शन जो है यहाँ से डिक्रीज कर लूंगा 2 पॉइंट्स, ठीक है, हो गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिखूं, ठीक, और उसका यहाँ पे टोटल आ, कि मुझे एक एक करके नहीं करना, एप्पल जितने हैं उनका टोटल यहाँ पे चाहिए मुझे। जैसे मैंने लिख दिया एप्पल, इनपुट करूँ एप्पल, उसका पूरा टोटल चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि जितने भी समरी एक तरह से समझ लो कि मुझे सारे प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, ठीक है। या मैं जिसका यहाँ पे लिखूं अपने आप को उसका टोटल आ जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल सम एफ, एंड इन सम एफ में सबसे पहले हम देखो रेंज डिफाइन कर रहे हैं। तो रेंज का मतलब ये आपका रेंज का मतलब, अब ये रेंज हो गया, रेंज का मतलब नहीं है, ये क्या है कि जिसमें हमको चेक करना है कि एप्पल है या कि नहीं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो इसमें हमको चेक करना है कि ये वाला प्रोडक्ट है या नहीं, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे कॉमा, और कौन से प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को, क्राइटेरिया, दिस इज क्राइटेरिया इक्वल टू, ठीक। इस रेंज में ये D3 है या नहीं, अगर मिल गया तो उसके सामने वाले जो वैल्यूज है उसको ऐड कर लेगा। दिस इज सम रेंज, D2 एंड D11 इज सम रेंज। मतलब किसको टोटल करना है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा होगा आपका पैरामीटर, पहला रेंज है, दूसरा क्राइटेरिया है, तीसरा सम रेंज है। ऑप्शनल होगा, जैसे कि पहले वाले एग्जांपल में सम रेंज मैंने नहीं दिया था, पहला ही कंडीशन दिया था और रेंज दिया था, ठीक है। उसी के भी आप हम सम कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास एक कंडीशन अलग हो, जिसमें चेक करना वो कॉलम अलग है, और जिसमें कॉलम ऐड करना वो अलग है, तब तीनों पैरामीटर देना पड़ता है, ठीक है? अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब इंटरफेस करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, एप्पल का टोटल क्या है 6123। तो हम चेक कर रहे थे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इस वाले एप्पल को, फिर यहाँ पर भी है, फिर यहाँ पर भी है, तो कितना हुआ, देखो टोटल क्या है 6123। अब मैं यहाँ पे बस चेंज करूंगा, जैसे मैंने दिया मैंगो, तो मैंगो का टोटल आ जाएगा वो अपने आप, ठीक। फिर अगर लिखूंगा मैं तो उसके अकॉर्डिंग वो डिफाइन आ जाएगा, ठीक। कभी कभी क्या होता है, ये चीज आपके डिफाइन हो गई, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारे पास अब कंडीशन बढ़ते जाए, जैसे कि अब प्रोडक्ट के साथ साथ वेंडर का नाम भी है मेरे पास, प्रोडक्ट एंड वेंडर वाइज भी मुझे निकालना है, जैसे मैंने लिख दिया सप्लायर, ठीक। जैसे कि कई एयरलाइंस होते हैं, कोई दूसरा सप्लायर देता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे
क्या हो गया, वेंडर सप्लाई का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उनके भी आप दो कंडीशन हो गए ना। अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे प्रोडक्ट लिखूं, प्रोडक्ट लिखूं, सप्लायर लिखूं, और उसका टोटल आ जाए। ठीक, मतलब दो कंडीशन क्लियर, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट दो सप्लायर दे रहे हैं, तो उनका अलग अलग मुझे चाहिए ना टोटल। ठीक है, तो मान लो अगर मुझे एप्पल चाहिए, तो एप्पल हमें कितना दे रहा है, ठीक, उसका मुझे अलग चाहिए। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा इक्वल, उसके लिए दूसरा फंक्शन होता है सम इफ्स होता है, IFS, नीचे वाला। ठीक है, एक सम इफ जो हमने अभी पढ़ा, उसके बाद क्या होता है, सम इफ्स होता है। ठीक है, ये सेट कर लेंगे। तो इफ्स का मतलब कि जब मल्टीपल कंडीशन है, उससे ज्यादा जब क्राइटेरिया तब पे। अब देखो यहाँ पे पहले दिया सम रेंज, मतलब क्या ऐड करना है, तो पहले इसमें क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें सम रेंज पहले सेलेक्ट करना होगा, मतलब जिसको ऐड करना है, जब ये सेलेक्ट कर लिया सम रेंज, देन क्राइटेरिया वन, हमारा कंडीशन वन क्या है, प्रोडक्ट है ना, दिस इज ए कंडीशन, सॉरी, हाँ, क्राइटेरिया रेंज वन, दिस इज ए क्राइटेरिया रेंज वन। अब क्राइटेरिया रेंज के बाद कॉमा करेंगे, और क्राइटेरिया वन मतलब उस रेंज में हम प्रोडक्ट का नाम हम सर्च करेंगे, देन कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू सेलेक्ट कर लेंगे, क्राइटेरिया रेंज टू सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, क्राइटेरिया टू, मतलब ये वाला कंडीशन। ठीक, क्लियर। अब उससे ज्यादा कंडीशन है तो और भी क्राइटेरिया थ्री, रेंज, उस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे, अगर नहीं है तो फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। ठीक, और जैसे एंटर प्रेस किया, तो क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे एप्पल, कोई एप्पल हमें नहीं सेल करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे कि राकेश लिख देते हैं, राकेश को, तो क्या जाए 840। जैसे मैंगो लिख दिया मैंने यहाँ पे, आकाश, देखो मैंगो यहाँ पर भी है, ये हो गया 4000, और मैंगो यहाँ पर भी है, तो कितना हो गया, 6426, तो दोनों ऐड हो गए। ठीक, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे नाम चेंज कर देंगे तो वो ऐड नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अगर मैंने यहाँ से ये चीज हटा दी तो क्या गया, ये दोनों कंडीशन आपको देने पड़ेंगे, तभी आके वो ऐड करेगा। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया हो गए यहाँ पे। क्लियर, इसलिए आपके यहाँ समय या कंडीशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया समय। अब इसके बाद आता है एक काउंटिंग के लिए, कि हम ऐड तो कर लिया हमने कंडीशनली। ठीक है, अब आते हैं कि काउंट कैसे करना होता है, कि हम अगर मान लो काउंट करें किसी भी, जैसे कि डेटा को, किसी नेम को काउंट करना, या किसी अटेंडेंस को काउंट करना है। ठीक है, कि आपने अटेंडेंस लगाया और उसको काउंट करना है, कितने एब्सेंट्स हुए, कितने प्रेजेंट हुए, वो चीज आपको काउंट करनी है। तो उसके लिए हम अब दूसरे फंक्शन का यूज करेंगे, जिसको बोलते हैं काउंट, काउंटिव, काउंट, ठीक है, काउंटिव फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम। ठीक, तो नेम यहाँ पे लिख दिया, अ, जिसका अटेंडेंस मुझे लगाना है, उनके नेम मैंने फिल कर दी। ठीक, बस। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेट। ठीक है, तो डेट यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि मान लो 1 नवंबर से मुझे अटेंडेंस लगाना। ठीक है, फर्स्ट से मुझे अटेंडेंस लगाना है। ठीक है, तो ये डिफाइन कर लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक चीज आपको और भी डिफाइन करनी है, जैसे कि मान लो अब मुझे अटेंडेंस अब डिफाइन करना है, तो ये 10 दिन का अटेंडेंस हम ले लेते हैं, 10। ठीक है, फिर
अब मुझे अटेंडेंस फिल करना है, तो अटेंडेंस में मान लो मुझे 0 या 1 ही कुछ भी फिल करना हो, ठीक है। जैसे मुझे पी और ए absent प्रेजेंट डालना हो, तो कैसे फिल करेंगे? तो हमको रैंडम फिल करना, पूरा फिल करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला बताता हूँ, जैसे हमने डिफाइन किया था, इक्वल इफ मैंने, ठीक। और इफ के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे रैंक बिटवीन, रैंक बिटवीन का यूज करेंगे। तो रैंक बिटवीन में मैंने कहा कि मैक्सिमम क्या हो, बॉटम 0 हो और टॉप 1 हो, ठीक। तो मतलब दो ही नंबर आएगा ना, 0 है 1 आएगा, ठीक है। देन अगर ये इसमें 1 आता है, अगर आपका या तो 0 आता है, अगर 0 होता है इक्वल टू 0, तो क्या लिख करके आ जाएगा, सेंट, ओके। अदरवाइज प्रेजेंट, ओके, रैंडमली। तो क्या एब्सेंट लिख करके आएगा। अब इसी को हम फिल कर देते हैं, रैंडम फिल हो गया हमारा एब्सेंट प्रेजेंट, ठीक है। तो हमको ज्यादा यहाँ पे टाइप नहीं करना पड़ा, हो गया ना, क्लियर। ये लॉजिक हमने लगा लिया। हम्म, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब मुझे यहाँ पे निकालना है टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट एंड टोटल प्रेजेंट ये नीचे निकालना है। ये मैं कॉपी कर दूंगा और यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता हूँ, ऐसे ट्रांसपोज है पेस्ट कर लेंगे। तो टोटल एब्सेंट एंड टोटल प्रेजेंट सबका ऐसे निकालना है मुझे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एब्सेंट यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इक्वल काउंट एफ। अकाउंट इसके अंदर मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले रेंज, आकाश का। तो रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब रेंज में देखो, अब जैसे कि मुझे बाद में इसको ऑटो फिल करना होगा, ड्रैग करना होगा फॉर्मूले में, तो मैं चाहता हूँ कि जो आपका कॉलम है वो क्या फिक्स रहे। तो मैंने कॉलम के सामने डॉलर लगा दिया, ठीक है, क्लियर। कॉलम के सामने डॉलर लगा दिया और वो वही रहेगा। देन दोनों आप लगा सकते हो यहाँ पे, कॉलम नहीं फिक्स करना, रो फिक्स करना है। रो फिक्स करना है, कॉलम तो आपका चेंज होना ही है, ऑटो फिल करेंगे तो रो फिक्स करके यहाँ पे डॉलर। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, लिखेंगे कॉमा, और क्या चेंज करना है। तो मैंने कहा रेंज, रेंज के बाद हमने कंडीशन दिया कि अगर उसमें क्या वैल्यू, अगर absent हो तो उसको काउंट कर, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, कितने absent है वो आ गया, जैसे 4 absent है तो आ गया। जैसे मैं यहाँ पे बीच में कोई और absent करता हूँ, पड़ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं सबको यहाँ पे ऐसे कट कर लूंगा, ठीक है। तो इसमें 6 एब्सेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 एब्सेंट है, इसका 5 है, इसका 7 है, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे प्रेजेंट डिफाइन करना है, ठीक। तो उसी तरीके से प्रेजेंट डिफाइन करना है, तो यहाँ पे देखो क्या हमने डिफाइन किया, ए, और वही चीज हमको यहाँ पे बस अप्लाई करना है ए की जगह पे, बस मैंने पी, पी को काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट को काउंट करेगा कि 5 दिन अपसेंट है, 5 दिन और प्रेजेंट, क्लियर। तो सबका अपसेंट एंड प्रेजेंट निकल कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपको टोटल काउंट करना है,
कि कितने टोटल अब्सेंट हुए या टोटल अटेंडेंस कितने टोटल है। तो यहाँ पे टोटल अटेंडेंस मार्क, कि टोटल अटेंडेंस कितने मार्क हुए, तो यहाँ पे लिखूंगा इक्वल काउंट। तो काउंट में आप सेलेक्ट कर लो। तो इक्वल काउंट ए, ठीक। काउंट ए लिखा रहता है। काउंट ए जैसे काउंट नंबर पे काम करता है, और काउंट ए काम करता है सब पे काम करेगा, ठीक है। तो ये कितने हैं, 7। तो सबका अटेंडेंस मार्क हो चुका है 7, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ ये आपका 6, और ये सॉरी ये आपका 7 है। 7 जितने भी एम्प्लॉय हो या स्टूडेंट्स हो, सबका क्या है, वो स्टूडेंट अटेंडेंस सबका मार्क हो चुका है, वो चीज आपको दिखाई देगी। देखिएगा किसी का अटेंडेंस अगर मिस हो गया, जैसे कि यहाँ पे तो वो क्या दिखेगा, 6। तो दिखता रहे कि भाई एक अटेंडेंस यहाँ पे मिस हो चुका है, तो आप अटेंडेंस यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये काउंट ए फंक्शन होता है जिसके थ्रू हम ये डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे नंबर्स को काउंट करना हो, तो यहाँ पे हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टोटल यहाँ पे डिफाइन हुआ है या जो भी है। तो नंबर्स को काउंट करने के लिए, जैसे कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर्स को काउंट करना होता है, ठीक। तो उसके लिए काउंट फंक्शन होता है, तो इक्वल काउंट लगाओगे, और अगर मान लो मैंने ये रेंज दिया, तो ये क्या करेगा, काउंट करेगा कितने नंबर है, 2 3 4। फिर अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो, आप टेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता काउंट फंक्शन, केवल नंबर को काउंट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट ए लगाया, ठीक है। क्लियर। तो काउंट फंक्शन केवल नंबर्स को काउंट करता है। और एक होता है काउंट ब्लैंक, कि ब्लैंक सेल को भी काउंट करें। तो यहाँ पे अगर मैं मेरा पास ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक लिख देता हूँ, ब्लैंक ब्लैंक सेल। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं फॉर्मूला इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक। तो यहाँ पे रेंज दे दूंगा, कितने ब्लैंक हैं, 0 1, ठीक। 1 का मतलब कि ये 6 फिल है, और ये आपका ब्लैंक, ठीक। तो ब्लैंक सेल भी आपको निकल जाएगा कितने ब्लैंक से, ठीक है। तो ये चीज आप डिफाइन कर सकते हो। क्लियर। तो समझ में आ गया क्या क्या हमने डिफाइन किया। सम इफ डिफाइन किया, सम एफ्स डिफाइन किया, देन काउंट इफ डिफाइन किया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, बहुत सारे फार्मूलाज यूज कर सकते हो। अब आते हैं काउंट इफ्स भी होता है, जैसे मल्टीपल कंडीशन है। काउंट इफ क्या होता है, सिंगल कंडीशन पे हम करते हुए काउंट इफ्स भी होता है, ठीक है। तो उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि अब इसमें एक चीज आपको और डिफाइन कर दूं, कि मान लो ये आपका एब्सेंट और प्रेजेंट जो डिफाइन किया गया है, इसको मुझे कन्वीन करनी होती है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत आपको डिफाइन कर देता हूँ, और नेक्स्ट मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे कि मुझे जो एब्सेंट है वो रेड चाहिए, और जो प्रेजेंट है उसको मुझे ग्रीन कलर से डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं, होम टैब के अंदर स्टाइलिंग में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और मैं सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इक्वल टू, ठीक है, कि इक्वल टू, एंड देन यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आ जाऊंगा, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट में मैं यहाँ से आकर के कहूँगा कि मुझे फिल करना है। पहले मैं यहाँ डिफाइन कर लूंगा,
पहले ये दे दूंगा नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि इक्वल टू जेन। ठीक। ठीक है, तो प्रेजेंट का मुझे रेड नहीं करना, ग्रीन करना, तो इसमें कुछ स्टाइलिंग पहले से दे रखी है। ठीक है, आपको अलग से करना है तो यहाँ पे कस्टम कर सकते हो। ठीक है, तो कस्टम में जाओगे और कस्टम में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिल कर लो। तो फिल आपके यहाँ प्रेजेंट को आपको क्या करना है, ग्रीन करना है। ठीक है, ये आपको दिख गया। फॉन्ट कलर चेंज करना है तो फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने व्हाइट कर लिया। ठीक है, देन फॉन्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो, मैंने बोल्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक, देन ओके, देखो अप्लाई हो गया। और भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो, तो क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि इसमें नंबर्स, नंबर्स ठीक है, फिल रहा है, फिल तो हमने कर ही लिया है। पैटर्न भी यहाँ पे, पैटर्न कलर भी अप्लाई कर सकते हो, देखो बहुत सारे पैटर्न कलर है। पैटर्न मीन्स इस तरह का पैटर्न भी आप अप्लाई कर सकते हो बैकग्राउंड। बॉर्डर सेट करना कि बॉर्डर सेट कर सकते हो, तो मैंने आउटलाइन लिख दिया कि आउटलाइन में बॉर्डर भी सेट करना है। बॉर्डर कलर मुझे सेट देख देना है, जैसे मैंने लिख दिया रेड। ओके, तो ये रेड आपका बॉर्डर कलर हो जाएगा। या बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर हटा सकते हो यहाँ से। ना, ठीक, एंड देन ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, क्लियर। देन उसके बाद आपको अपसेंट के लिए डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, फिर दोबारा क्लिक किया और मैंने हाईलाइट सेल रूल डिफाइन किया, और मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऑप्शन, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू। ठीक, इक्वल टू क्या, ए। ठीक, यहाँ पे लिख देना ए। या किसी सेल को सेलेक्ट करना तो सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें सेल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली आप किसी सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेल में वो चीज आप रखते हो कि उसके अकॉर्डिंग वो करे, तो डायनेमिकली वो भी कर सकते हो, या आप मैनुअली आपने लिख दिया ए। ठीक है, देन अब यहाँ पे कस्टम लिख दो, कस्टम। और यहाँ पे मैंने फिल कर दिया रेड, और फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर दिया। ठीक है, क्लियर, बोल्ड, देन ओके, ये हो गया। अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे, अब देखो ये चीज सेट हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पे किसी को प्रेजेंट किया, जैसे मैं इसको अब प्रेजेंट करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा पी, इंट्रोड्यूस किया, तो अपने आप क्या होगा, कलर ही फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी हम एडवांस फॉर्मेटिंग हम सीखेंगे, उसका एक अलग ही हम सेशन ले लेंगे, कि हमको समझ में आ गई कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिए हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देखिए टॉप एंड बॉटम, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन स्टेट, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, सारे रूल्स। अब देखो आपको रूल्स, कितने रूल्स अप्लाई किया है इस रेंज में, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे जाओगे और कंडीशनल फॉर्मेट में मैनेज रूल में जाओगे। ठीक, देखो कितने रूल आपने लगा रखे हैं, 2 रूल। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो तो 2 रूल लगा सकते हैं, एक फॉर्मेटिंग है और किस सेल पे है आपका, सेल वैल्यू ए और सेल वैल्यू बी। और ये रेंज है, उस पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, अप्लाई टू दिस, किस रेंज में अप्लाई हुआ है। ठीक, क्लियर। तो उस चीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं, उस रूल को फिर दोबारा एडिट भी कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं, या नया रूल बनाना है नया रूल बना लेंगे हम। ठीक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो ये रहा हमारा कंडीशनल कैलकुलेशन भी हो गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थोड़ा बहुत हमने देखा। उसके बाद हमने काउंटिंग भी देखा कंडीशनली, कि कैसे हम काउंट करते हैं, तो वो भी चीजें हमने डिफाइन की, अटेंडेंस काउंट करना, देन ब्लैंक सेल काउंट करना, देन ये सारी चीजें हमने डिफाइन की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम और भी फंक्शंस डिफाइन करेंगे कंडीशनली। ठीक है, तो वो चीज हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसमें अभी मेरे ख्याल से 1-2 क्लास के बाद हम स्टार्ट करेंगे पाइवट टेबल या पाइवट चार्ट्स। ठीक है, क्योंकि पहले हम बेसिक्स डिफाइन कर लें फंक्शंस, और फिर ये फार्मूलाज के बारे में पढ़ लें, जो एडवांस फंक्शंस या फार्मूलाज होते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे फंक्शंस बचे हुए हैं, जैसे फिल्टर फंक्शन बचा हुआ है, एच लुकअप फंक्शन बचा हुआ है, वी लुकअप फंक्शन बचा हुआ है। ठीक है, तो इन फंक्शंस को पहले हम क्लियर करते चलेंगे, उसके बाद हम
तब हम चार्ट्स पे आएंगे, ग्राफ पे आएंगे, ठीक है। चलिए। हम्म।